हमारे पास ब्लड साइंस यानी रक्त विज्ञान के कुछ बेहद शानदार हैंड रिटन नोट्स हैं। और ये कोई साधारण नोट्स नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये वो नोट्स है जिन्हें आरएएस, एलडीसी और अन्य स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेहतरीन माना जाता है। तो बस कल्पना कीजिए कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं और नोट्स का पहला पन्ना आपके सामने खुलने वाला है। एकदम सही। और एक टीचर के नजरिए से मैं कहूंगी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन नोट्स को समझना बहुत ही जरूरी है। आज हम बिल्कुल उसी क्रम में चलेंगे जिस क्रम में ये नोट्स लिखे गए हैं, लाइन दर लाइन और टॉपिक दर टॉपिक। तो मतलब ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे ब्लैक बोर्ड पर एक एक बिंदु समझाया जा रहा हो। हाँ बिल्कुल। तो ब्लैक बोर्ड पर सबसे पहला पॉइंट या हेडिंग डालते हैं, रुधिर वर्ग की खोज। अच्छा, तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये बात है 1901 की। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ए, बी और ओ रुधिर वर्ग को खोजा था। कार्ल लैंडस्टीनर, राइट। हाँ, लेकिन इसके ठीक बाद की लाइन पर ध्यान दें। यहाँ अक्सर गलती होती है। जो एदी रुधिर वर्ग है ना, उसकी खोज लैंडस्टीनर ने नहीं की थी। अरे, तो फिर किसने की थी? नोट्स के हिसाब से एबी वर्ग की खोज डी कैस्टेलोवस स्टूली ने की थी। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में एबी देखते ही लोग लैंडस्टीनर पे टिक कर देते हैं। बिल्कुल। खैर, इसके बाद नोट्स की अगली हेडिंग है एंटीजन या प्रतिजन। एंटीजन। इसका क्या काम होता है खून में? देखिए, नोट्स में इसकी परिभाषा बहुत स्पष्ट है। वो प्रत्येक बाहरी घटक जो शरीर के लिए हानिकारक है, एंटीजन कहलाता है। मतलब कोई भी बाहरी चीज? हाँ, जैसे नोट्स में उदाहरण दिए गए हैं, सभी रोगाणु, इसमें विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ सब शामिल हैं। अच्छा। इसके अलावा हानिकारक रसायन व गैसें और सबसे अहम बेमेल रुधिर, ये सब एंटीजन हैं। तो क्या हम एंटीजन को एक घुसपैठिया या फिर शरीर पर लगा हुआ कोई पहचान पत्र समझ सकते हैं, जो बताता है कि ये ब्लड सेल हमारा है या बाहर का? हाँ, एकदम सटीक एनालॉजी है। ये हानिकारक बाहरी घटक होते हैं जो शरीर में घुसपैठ करते हैं। और अगर हम इनके स्थान की बात करें तो ये रुधिर में आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाते हैं। आरबीसी के ऊपर? हाँ। ठीक है। और ये बने किस चीज के होते हैं? ये मुख्य रूप से ए व बी प्रकार के होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, सही है। अब अगर घुसपैठिया आ गया है तो उसे रोकने के लिए कोई सुरक्षा बल भी तो होगा ना? बिल्कुल होगा। और यहीं पर हमारी अगली हेडिंग आती है एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी, ये शरीर के सिपाही है ना? एकदम सही। परिभाषा कहती है कि एंटीजनों से बचाव के लिए पाई जाने वाली प्रोटीनें ही एंटीबॉडी कहलाती हैं। अच्छा, और ये हमें मिलती कहाँ से है? इसके दो प्रकार हैं। एक है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, जो जन्म के समय माँ के दूध से प्राप्त होती है, और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित मतलब जो हम बाद में हासिल करते हैं? जैसे टीकाकरण या अच्छे पोषण के द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा। और अगर रुधिर में इनकी स्थिति देखें तो ये ए व बी प्रकार के होते हैं। और ये किस प्रोटीन के बने होते हैं? ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ एक बहुत ही मजेदार ऑब्जर्वेशन है नोट्स में। एंटीजन को कैपिटल ए और बी से लिखा गया है, जबकि एंटीबॉडी को स्मॉल ए और स्मॉल बी से। हाँ, और ये एग्जाम में कंफ्यूजन से बचने के लिए एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है। इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके नोट्स में एक बहुत ही शानदार रुधिर वर्ग सारणी यानी ब्लड ग्रुप टेबल बनाई गई है। अच्छा, तो इस टेबल में क्या क्या है? देखिए, इसमें 3 कॉलम है, ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। अगर हम ब्लड ग्रुप ए को देखें तो उसमें कैपिटल ए एंटीजन है, लेकिन एंटीबॉडी स्मॉल बी है। मतलब ए के पास अपना पहचान पत्र ए है पर सिपाही बी है। बिल्कुल। और ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है, लेकिन एंटीबॉडी ए है। ताकि शरीर अपने ही खून पर हमला न कर दे। हाँ। और ए बी का क्या सीन है? ए बी में मजेदार बात यह है कि उसमें कैपिटल ए और बी दोनों एंटीजन है, लेकिन उसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है, वहां एक डैश लगा है। ओहो, मतलब कोई सिपाही नहीं है। हाँ, और इसी तरह ब्लड ग्रुप ओ में उल्टा है, उसमें कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों मौजूद हैं। तो इसी आधार पर वो सर्वदाता और सर्वग्राही वाला कंसेप्ट आता है क्या? हाँ। बिल्कुल। टेबल के नीचे वाले विशेष पॉइंट में यही हाईलाइट किया गया है कि रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही और रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहते हैं। क्या बात है। और अगले पन्ने पर तो मुझे एक डायग्राम भी दिख रहा है, रुधिर आदान या ब्लड डोनेशन फ्लो का। हाँ, ये फ्लो डायग्राम बहुत काम का है। अगर हम केंद्र में नीचे देखें तो वहां ओ है। और ओ से तीर कहाँ कहाँ जा रहे हैं?
ओ से तीर ए बी और खुद ओ की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ओ सबको खून दे सकता है। सही है। और ए वाले तीर? ए से तीर सिर्फ ए और ए बी की तरफ जा रहे हैं और बी से तीर बी और ए बी की तरफ जा रहे हैं। और सबसे ऊपर जो ए बी है? ए बी से तीर सिर्फ और सिर्फ ए बी की तरफ जा रहा है, मतलब वो दे सिर्फ खुद को सकता है, लेकिन उससे तीर मिल सबसे रहे हैं। सच कहूं तो ये डायग्राम एक ही नजर में सर्वदाता और सर्वग्राही का पूरा कंसेप्ट विजुलाइज करवा देता है। रटने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल नहीं। पर रुधिर आधान इतना भी आसान नहीं है। इसमें एक और पेच है, आरएच कारट। ये हमारी अगली हेडिंग है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, 1940 में लैंडस्टेनर तथा वीनर ने मकाकाई रिसस नामक बंदर में एक तीसरे एंटीजन की खोज की थी। अच्छा, मकाका रीसस। तो रीसस से ही आरएच नाम पड़ा। एकदम सही। इसी रीसस के नाम पर इसे आरएच कारक नाम दिया गया। जिनमें ये आरएच होता है वे आरएच पॉजिटिव कहलाते हैं और जिनमें नहीं होता वे आरएच नेगेटिव। और इसके आंकड़े क्या कहते हैं? दुनिया में कितने लोग पॉजिटिव हैं? आंकड़े काफी दिलचस्प है। विश्व में 85% व्यक्ति आरएच पॉजिटिव है, लेकिन भारत में ये आंकड़ा 93% है। 93%? मतलब नेगेटिव ब्लड वाले भारत में बहुत ही कम है। हाँ, विश्व में 15% व्यक्ति आरएच नेगेटिव हैं, जबकि भारत में सिर्फ 7%। तो खून चढ़ाते वक्त इस आरएच का ध्यान रखना कितना जरूरी है? एक छोटे से प्लस या माइनस साइन से डोनेशन के नियम इतने सख्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आरएच भी एक एंटीजन है और हमने पढ़ा था कि एंटीजन एक बाहरी हानिकारक घटक हो सकता है, अतः रुधिराधान से पहले आरएच का मिलान बहुत जरूरी है। तो नियम क्या कहता है? कौन किसे खून दे सकता है? नोट्स के बॉक्स में साफ लिखा है, आरएच नेगेटिव व्यक्ति आरएच पॉजिटिव को रुधिर दे सकता है, लेकिन आरएच पॉजिटिव व्यक्ति आरएच नेगेटिव को रुधिर नहीं दे सकता। ओहो, मतलब पॉजिटिव वाला खून नेगेटिव वाले के शरीर में जाके रिएक्शन कर देगा? बिल्कुल। इसीलिए एक यूनिवर्सल नियम है कि ओ नेगेटिव को सार्वत्रिक दाता एवं ए बी पॉजिटिव को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। अच्छा, तो सिर्फ ओ नहीं, ओ नेगेटिव असल में सर्वदाता है। हाँ, और विश्व में सर्वाधिक ओ पॉजिटिव एवं सबसे कम ए बी नेगेटिव पाया जाता है। ओ नेगेटिव सबको रुधिर दे सकता है, लेकिन ले केवल ओ नेगेटिव से ही सकता है। ये तो सच में बहुत पेचीदा मामला है। और ये आरएच फैक्टर तो शायद प्रेगनेंसी में भी कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी करता है ना? हाँ, और ये हमारी अगली हेडिंग है, अमेल विवाह, जिसे मेडिकल भाषा में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, नाम से ही काफी खतरनाक लग रहा है। ये होता क्यों है? ये तब होता है जब एक आरएच पॉजिटिव पुरुष का विवाह एक आरएच नेगेटिव स्त्री से हो जाए। तो इसमें बच्चे को क्या खतरा है? देखिए, जो प्रथम आरएच पॉजिटिव संतान है वो तो स्वस्थ पैदा हो जाती है। ठीक है, पहली संतान बच गई। वेरी। लेकिन उसके बाद की सभी आरएच पॉजिटिव संतानें गर्भ में ही आरबीसी के पाचन के कारण मर जाती हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, माँ का शरीर उस आरएच पॉजिटिव को बाहरी तत्व मानकर खत्म कर देता है। इसी समस्या को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस और इस विवाह को अमेल या अनुपयुक्त विवाह कहते हैं। पर आज के समय में इसका कोई तो मेडिकल बचाव होगा? बिल्कुल है। बचाव के लिए प्रथम प्रसव के ठीक 24 घंटे के भीतर माँ को एक इंजेक्शन लगाया जाता है। अच्छा, उस इंजेक्शन का नाम क्या है? नोट्स में इसके कई नाम हैं, एंटी-आरएच या आरएचडी या रोगैम अथवा आईजीजी का इंजेक्शन। एग्जाम के लिए ये नाम बहुत जरूरी हैं। और अगर गलती से ये इंजेक्शन 24 घंटे के भीतर ना लग पाए तो बच्चे में क्या लक्षण दिखते हैं? ऐसे बच्चे में बड़ा हुआ उदर, हृदय गति तेज होना, श्वसन दर तेज होना, ऊर्जा की कमी, एनीमिया और पीलिया जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। ये जानकारी सच में बहुत गंभीर है और एग्जाम की दृष्टि से वो 24 घंटे की टाइमलाइन याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब अगर हम कुछ अजीब चीजों की बात करें तो अगली हेडिंग है कुछ दुर्लभ ब्लड ग्रुप। दुर्लभ मतलब जो बहुत कम मिलते हैं? हाँ, पहला है बॉम्बे ब्लड ग्रुप या एचएच ब्लड ग्रुप। ये लगभग 50,000 में से एक व्यक्ति में पाया जाता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज 1952 में डॉक्टर वाई.एम. भिंडे द्वारा बॉम्बे में की गई थी। 50,000 में एक, ये तो बहुत रेयर है। और दूसरे वाले के बारे में सुनेंगे तो और हैरान रह जाएंगे, INRA ब्लड ग्रुप। INRA, ये वही है ना जिसका जिक्र मैंने एकदम शुरुआत में किया था? हाँ,
ये अब तक केवल एक व्यक्ति में ज्ञात है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक। इसकी खोज 3 सितंबर 2016 को गुजरात के लोक समर्पण रक्तदान केंद्र में हुई थी। क्या बात कर रही हैं? सिर्फ एक इंसान में। और ये INRA नाम कैसे पड़ा? बहुत आसान है। IN का मतलब है इंडिया और RA उस मरीज के नाम के शुरुआती अक्षर हैं। ओहो, ये तथ्य किसी को भी हैरान कर सकता है कि पूरी 8 अरब की आबादी में सिर्फ एक इंसान। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला विषय है ब्लैक बोर्ड पर रुधिर का थक्का जमना, यानी ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड बैंक। रुधिर स्कंदन मतलब जब हमें चोट लगती है तो खून अपने आप जम कैसे जाता है? परिभाषा के अनुसार चोट के बाद स्वतः रुधिर का बहाव रुक जाना ही स्कंदन है। असल में ये थक्का फाइब्रिन नामक प्रोटीन का एक जाल होता है। फाइब्रिन का जाल? अच्छा, और इस जाल को बनाने में कौन-कौन मदद करता है? इसमें कई घटक जिम्मेदार हैं। प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। रुधिर कोशिका के रूप में प्लेटलेट्स काम आते हैं। विटामिन के होता है और एक धातु या आयन होता है कैल्शियम, यानी Ca+2। इतने सारे लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को शुरू कौन करता है? नोट्स में साफ लिखा है कि थक्का जमने की शुरुआत प्लेटलेट करते हैं। अच्छा, पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर बाहर हवा में आते ही खून जम जाता है, तो शरीर के अंदर नसों में क्यों नहीं जमता? बहुत ही लाजवाब सवाल है और इसका जवाब नोट्स की अगली लाइन में है। शरीर के अंदर थक्का ना जमे, इसके लिए लिवर द्वारा हिपेरिन नामक एक प्रोटीन बनता है। ओहो, लिवर एक एंटीकोआगुलेंट बनाता है। बिल्कुल, इसे प्रतिस्कंधक प्रोटीन कहते हैं। इसका एक और प्राकृतिक उदाहरण है ह्यूरुडीन, जो जोंक या हिरुडिनेरिया की लार में पाया जाता है। ताकि जब जोंक खून चूसे तो वो जमे ना। प्रकृति भी क्या गजब है। और अगर शरीर के अंदर खून जम जाए तो? शरीर में थक्का जमने की उस बीमारी को थ्रोम्बस कहते हैं। समझ गया। लेकिन ब्लड बैंक का क्या सिस्टम है? वहां तो खून शरीर से बाहर पैकेट में होता है, फिर वहां क्यों नहीं जमता? ब्लड बैंक का विज्ञान थोड़ा अलग है। सबसे पहले तो वहां का तापमान 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। बहुत ठंडा। और एक पैकेट या यूनिट में खून कितना होता है? ब्लड की एक यूनिट में 350 ml होता है, लेकिन इसमें 300 ml रुधिर होता है और 50 ml वो पदार्थ होते हैं जो खून को जमने से रोकते हैं। अच्छा, तो ब्लड बैंक वाले उसमें कुछ मिलाते हैं? क्या मिलाते हैं? जमने से रोकने वाले मुख्य घटक हैं, पहला सोडियम सिट्रेट और दूसरा EDTA। EDTA का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट। एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट। तो ये केमिकल्स खून को जमने से रोक लेते हैं? बिल्कुल। और अब हम इस क्लास के आखिरी और शायद सबसे टेक्निकल हिस्से पर पहुंच गए हैं। माता पिता के रुधिर वर्ग से संतान के रुधिर वर्ग का पता लगाना। मतलब जेनेटिक्स। ये तो काफी मुश्किल लग रहा है। नहीं, इसे बहुत ही धैर्य से समझते हैं। रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 जीनों द्वारा होता है, IA, IB और IO। ठीक है, 3 जीन हो गए। और जीन हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। ये 3 जीन मिलकर 6 प्रकार के जोड़े बनाते हैं, जिनसे हमारे 4 अलग रुधिर वर्ग बनते हैं। जरा ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बताइए कि कौन से 4 वर्ग कैसे बनते हैं? देखिए, A ब्लड ग्रुप बनता है IAIA या IAIO से। B बनता है IBIB या IBIO से। अच्छा। और AB का जोड़ा है IAIB। और O का जोड़ा है IOIO। ठीक है, तो क्या हम इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? नोट्स में कोई प्रश्न हल किया हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, नोट्स में दिए गए प्रश्नों और तीरों का अनुसरण करते हुए इसे हल करते हैं। प्रश्न है, पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का B है, तो संतानों में संभावित प्रतिशत क्या होगा? तो पिता के लिए हम कौन सा जोड़ा लेंगे? बाएं तरफ हम पिता का जोड़ा IAIO लेते हैं। जब ये बंटते हैं तो एक IA बनता है और एक IO बनता है। और दाएं तरफ माता का क्या है? माता का जोड़ा IBIO है। लेकिन ध्यान दीजिए, नोट्स में यहाँ विद्यार्थी से एक छोटी सी चूक हुई है। इसे बटकर IB और IO होना चाहिए था, पर नोट्स में हूबहू IB और IA लिखा है। ओहो, तो क्या हम इसे सही करके पढ़ें? नहीं, हम बिल्कुल वैसा ही बताएंगे जैसा नोट्स में लिखा है, ताकि क्रॉस करने का तरीका समझ आ जाए। ठीक है, तो तीरों को क्रॉस करते हैं।
हाँ, पहला IA और IB मिलकर IA-IB बनाते हैं, यानी A ब्लड ग्रुप। और दूसरा तीर? दूसरा IA और नोट्स वाला IA मिलकर IA-IA बनाते हैं, यानी A ब्लड ग्रुप। सही है। तीसरा तीर पिता के IO और माता के IB को मिलाएगा। एकदम सही। तीसरा IO और IB मिलकर IB-IO बनाते हैं, यानी B ब्लड ग्रुप। और आखिरी चौथा तीर? चौथा IO और नोट्स वाला IA मिलकर IA-IO बनाते हैं, यानी फिर से A ब्लड ग्रुप। तो अगर हम सिर्फ इस डायग्राम के फाइनल रिजल्ट को देखें तो प्रतिशत क्या निकला? अंतिम प्रतिशत निकला AB ब्लड ग्रुप 25%, B ब्लड ग्रुप 25%, A ब्लड ग्रुप 50% क्योंकि वो 2 बार आया है, और O ब्लड ग्रुप 0%। कमाल है। ये डायग्राम तो सच में जेनेटिक्स को गणित की तरह एकदम आसान बना देता है। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे नोट्स का ये पन्ना पूरा होता है। क्या बात है। आज की इस मास्टर क्लास को अगर हम समेटें तो हमने एंटीजन की परिभाषा से लेकर ब्लड डोनेशन और जेनेटिक्स तक के नोट्स को बिना कोई पॉइंट छोड़े कवर किया है। हाँ, और जो भी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इन कीवर्ड्स को जरूर याद रखना चाहिए, जैसे ब्लड बैंक में EDTA का काम, शरीर में हेपेरिन का रोल और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस वाली मेडिकल कंडीशन। बिल्कुल, ये सब एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। एकदम सही। ये छोटी छोटी बातें ही मेरिट लिस्ट में आपकी जगह पक्की करती हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।